नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हेमंत स्वामी हिंदी के ऑनलाइन कक्षा में फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज हमारा अध्ययन का विषय है कक्षा 9 की हिंदी पाठ्य पुस्तिका क्षितिज प्रथम के गद्य खंड का अध्याय प्रेमचंद के फटे जूते, जिसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। तो पाठ पढ़ने से पूर्व पाठ का परिचय दिया है संक्षिप्त, यहाँ उसको अध्ययन कर लेते हैं कि प्रेमचंद के फटे जूते शीर्षक निबंध में, तो ये गद्य की निबंध विधा है। तो प्रेमचंद के फटे जूते शीर्षक निबंध में परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ एक रचनाकार की अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज के दिखावे की प्रवृत्ति और अवसरवादिता पर व्यंग किया गया है कि प्रेमचंद जी के सादगी व्यक्तित्व को, अर्थात सादा जीवन उच्च विचार वाले व्यक्तित्व को यहाँ दर्शाकर और यह प्रकट करना चाहा है, इस पर व्यंग किया है कि किस प्रकार से आधुनिक समाज में, संसार में दिखावे की प्रवृत्ति और अवसरवादी की प्रवृत्ति कायम है। तो इस निबंध के माध्यम से अवसरवादिता पर और दिखावे की प्रवृत्ति पर व्यंग किया गया है। आइए पाठ शुरू करते हैं कि प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है। पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हुई है। तो लेखक परसाई जी बता रहे हैं कि प्रेमचंद जी का एक चित्र मेरे सामने है कि पत्नी के साथ वो फोटो खिंचा रहे हैं और सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी पहने हुई है, कुर्ता और धोती पहने हुए हैं। कनपटी चिपकी हुई है, गालों की हड्डियां उभर आई है। कहने से तात्पर्य है कि उनके चेहरे से वो कमजोर, शारीरिक दृष्टि से कमजोर प्रतीत हो रहे हैं, पर घनी मूछें चेहरे को भरा भरा बतलाती हैं। किंतु उनके चेहरे पर मूछें घनी हैं तो वो उनके चेहरे की कमजोरी को ढक लेती। पाँव में कैनवास के जूते हैं जिनके बंद बेतरतीब बंधे हुए हैं। बंद अर्थात उनके जो फीते, लैस बेतरतीब व्यवस्थित तरीके से बंधे हुए हैं। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर लोहे की पतरी निकल जाती है। तो वो उचित तरीके से प्रयोग नहीं करते थे। लापरवाही से प्रयोग में लेने से उनके बंद के सिरों पर, फीते के सिरों पर जो लोहे की पत्ती आती है, जो कि छिद्र में डालने के लिए, जूते के छिद्र में डालने के लिए, प्लास्टिक की भी आती है। तो यहाँ बताया है कि वह लोहे की पतरी निकल जाती है और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है। तो पूरी तरह फैल जाता है, वो पतरी निकल जाती है। तो इसलिए जूते के छेदों में बंद डालने में, फीते डालने में परेशानी होती है। तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं, इसलिए उसे बेतरतीब तरीके से या व्यवस्थित तरीके से जैसा भी मन हो वैसे कस लिया जाता है। दाहिने पांव का जूता ठीक है, मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है जिसमें से अंगुली बाहर निकल आई है। जो प्रेमचंद जी जूते पहने हुए हैं उनमें से एक जूता ठीक है और दूसरा जूता फटा हुआ है जिसमें से अंगुली पैर की दिखाई दे रही है। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई है। सोचता हूँ फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी, लेकिन फिर अगले ही क्षण मैं सोचता हूँ कि नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी, इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है, वह जैसा है वैसा ही फोटो में खिंच जाता है। तो यहाँ प्रेमचंद जी का सादगी युक्त जीवन व्यक्त किया गया है कि प्रेमचंद जी में दिखावे वाली प्रवृत्ति नहीं है, और इसी के साथ लोगों के दिखावे की प्रवृत्ति पर व्यंग भी किया है कि लोग होते कुछ हैं और दिखाना कुछ और चाहते हैं, अर्थात फोटो में अपना स्वरूप बदल कर दिखाते हैं, अपना जो वेशभूषा है उसको बदल कर दिखाते हैं, जबकि अंदर से वो कुछ और होते हैं। तो लोगों पर यह व्यंग कसा गया है, जबकि यहाँ प्रेमचंद जी का सादगी युक्त जीवन यहाँ चित्रित किया गया है कि जैसा वो अंदर से है वैसा ही दिखाने का प्रयास करते हैं, उनमें दिखावे की प्रवृत्ति नहीं है। आगे लेखक परसाई जी कहते हैं कि मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ। क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे
तो ये प्रेमचंद जी के लिए विशेषण प्रयुक्त हुआ है साहित्यिक पुरखा, अर्थात पुरखे से तात्पर्य है कि पूर्वज, साहित्य लिखने वाले पूर्वज, कि तुम्हारा जूता फट गया है और अंगुली बाहर दिख रही है। कि क्या तुम्हें पता है प्रेमचंद जी, जो मेरे साहित्यिक पूर्वज हैं, कि क्या आपको पता है कि ये जूता फट गया है और अंगुली बाहर दिख रही है? क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है? जरा लज्जा, संकोच या झेप नहीं है? कि थोड़ी सी भी लज्जा, शर्म या संकोच नहीं है? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से अंगुली ढक सकती थी? अगर धोती और नीचे थोड़ा खींच लेते तो धोती की ओर से ये फटा हुआ जूता, इसमें से जो उंगली दिखाई दे रही है, ये ढक सकती थी। मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है, लेकिन तुम्हें इनसे किसी प्रकार की कोई चिंता परवाह नहीं है कि लोग मेरे बारे में सोचकर, इसे देखकर, इस दृश्य को देखकर क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। उसे अपने ऊपर स्वयं पर विश्वास है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा, कि जब फोटोग्राफर क्लिक करने से पूर्व कहता है कि रेडी प्लीज, तैयार हो जाना, तब परंपरा के अनुसार कि सभी लोग रेडी प्लीज कहते ही अपने चेहरे पर मुस्कान उभार कर लाते हैं, तो उसी परंपरा के अनुसार मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। कि जैसे ही फोटोग्राफर ने ये कहा कि रेडी प्लीज, तो लोगों की परंपरा के अनुसार प्रेमचंद जी भी अपने चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयत्न कर रहे होंगे। तो उसी में लेखक ने बताया कि दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को, अर्थात उस परिवेश में प्रेमचंद जी दर्द के गहरे कुएं में डूबे हुए थे। उनका मन दर्द के गहरे कुएं में डूबा हुआ था, तो मुस्कान कहीं भी तैरती नजर नहीं आ रही थी। इसलिए बताया कि दर्द के गहरे कुएं के तल में पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर ला रहे थे। कहने से तात्पर्य है कि वो अपने चेहरे, दर्द और दुखी अवस्था में अपने चेहरे पर मुस्कान प्रकट करने की कोशिश कर रहे थे कि इतनी ही देर में फोटोग्राफर ने क्लिक करके और थैंक यू कह दिया होगा। विचित्र है यह अधूरी मुस्कान, और इसीलिए प्रेमचंद जी की फोटो पर शायद ये अधूरी मुस्कान झलक रही है। और यह मुस्कान नहीं, उपहास है, व्यंग है। कि ये मुस्कान नहीं है, यह है उपहास। उपहास होता है हंसी उड़ाना, खिल्ली उड़ाना, व्यंग है। तो ये उन लोगों पर उपहास और व्यंग किया गया है कि जो दिखावे की प्रवृत्ति अपनाते हैं, अंदर से कुछ और होते हैं और बाहर से कुछ और दिखाने का प्रयत्न करते हैं। यह कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फोटो खिंचा रहा है, पर किसी पर हंस भी रहा है। तो लेखक के परसाई जी के द्वारा कहा गया है कि यह अजीब व्यक्ति है कि खुद तो फटे हुए जूते पहनकर फोटो खिंचा रहा है, जबकि लोगों पर हंस रहा है इस व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ। तो यहाँ यही प्रकट किया है कि स्वयं का जीवन जो है वो सादा और उच्च है, जबकि लोगों का दोगला जीवन होता है, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ। इसलिए वो लोगों पर हंस रहे हैं। फोटो ही खींचना था तो ठीक जूते पहन लेते या न खिंचाते। तो ये लोगों की प्रवृत्ति पर, मैंने जो अभी बताया था कि अंदर से कुछ और बाहर कुछ, वो अपने दिखावेपन की जो प्रवृत्ति है उस पर व्यंग किया गया है कि किस प्रकार से दिखावा किया जाता है। तो देखिए, तो व्यंग के माध्यम से परसाई जी कहते हैं कि अगर तुम्हें फोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या न खिंचाते। फोटो न खिंचाने से क्या बिगड़ता था? शायद पत्नी का आग्रह रहा होगा और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होंगे। कि तुम्हारी पत्नी ने शायद आग्रह किया होगा और तुमने कह दिया कि चलो भाई ठीक है, फोटो खिंचा जाते हैं। मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है, घटना है, कि आदमी के पास फोटो खिंचाने को भी जूता न हो। अर्थात ये बड़ी ही घटना है, दुर्भाग्य है कि तुम्हारे पास फोटो खिंचाने के लिए भी तुम्हारे पास जूता नहीं है। मैं तुम्हारी ये फोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ता हूँ, कि तुम्हारे दुख को अपने अंदर महसूस करके मैं स्वयं भी दुखी हो जाता हूँ, रो पड़ता हूँ, पीड़ित हो जाता हूँ या पीड़ा महसूस करता हूँ।
मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग मुझे एकदम रोक देता है। लेकिन तुम्हारी आंखों में ये जो व्यंग है ये मुझे रोक देता है। तुम फोटो का महत्व नहीं समझते, समझते होते तो किसी से फोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। तो यहाँ उसी दिखावे की प्रवृत्ति पर व्यंग किया गया है कि तुम दिखावे की प्रवृत्ति को नहीं मानते हो। अगर दिखावे की प्रवृत्ति को मांगते तो फोटो खिंचवाने के लिए तुम उधारे जूते मांग लेते। लोग तो मांगे के कोट से वर दिखाई करते हैं, अर्थात लोग जब दूल्हे बनते हैं तो सूट शेरवानी इत्यादि तक मांग लाते हैं, किराए से ले आते हैं, और तुम जूते तक नहीं लेकर आ सके। तो यहाँ दिखावे की प्रवृत्ति ही बताई है कि लोग अच्छा दिखने के लिए अपनी शादी में दूल्हा जो है वो अच्छा दिखने के लिए अपनी शादी में कोट और शेरवानी इत्यादि किराए पर ले आता है, और मांगी मोटर से बारात निकालते हैं, और अच्छी गाड़ी में बैठ कर जाता है वो जो किसी अन्य की होती है। फोटो खिंचाने के लिए बीवी तक मांग ली जाती है, अर्थात किसी अन्य महिला या लड़की के साथ फोटो खिंचाई जाती है। तुमसे जूते ही तो मांगने नहीं बने, और तुम एक जूते भी नहीं मांग सके। तुम फोटो का महत्व नहीं जानते। लोग तो इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचाते हैं, जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खुशबू देती है। तो लोगों की ये भ्रांति होती है कि वो इत्र परफ्यूम लगाकर फोटो खिंचवाते हैं ताकि फोटो में भी खुशबू आ सके, अर्थात इस प्रकार से वो अपना ये चरित्र प्रस्तुत करते हैं दिखावेपन का। टोपी 8 आने में मिल जाती है, और जूते उस जमाने में 5 रुपए से भी कम में क्या मिलते होंगे, अर्थात 5 रुपए के लगभग जूते मिलते हैं, और जबकि टोपी 8 आने में मिल जाती है। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। तो यहाँ जूता और टोपी का प्रतीकार्थ किया गया है। जूता जो कहा है वो संपत्ति के लिए कहा है, और टोपी जो कहा है वो समृद्धि के लिए, मान सम्मान के लिए कहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है, और एक जूते पर 50 टोपियां न्योछावर होती हैं। तुम भी जूते और टोपी के आनुपातिक मूल्य के मारे हुए हो। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है, जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ। तुम महान कथाकार हो, उपन्यास सम्राट हो, युग प्रवर्तक हो। तो ये विभिन्न विशेषणों से विभूषित किया गया है प्रेमचंद जी को। जाने क्या क्या कहलाते हो, मगर फोटो में तुम्हारा जूता फटा हुआ है। तो मैंने पूर्व में बताया था कि ये जो टोपी और जूता जो है वो प्रतीकार्थ रूप में उपयोग में लिया गया है, कि जूता जो है वो संपत्ति, धन संपत्ति के लिए प्रयुक्त हुआ है, और टोपी जो है वो अपने मान सम्मान के लिए प्रयुक्त हुआ है, कि वर्तमान में धन संपत्ति प्राप्त करने के लिए लोग अनेकों टोपियां, कहने से तात्पर्य है कि अपना मान सम्मान खो देते हैं, बस उन्हें केवल धन प्राप्त होना चाहिए। तो इस प्रकार से लोग दिखावे की प्रवृत्ति अपनाते हैं, अपना जीवन जीते हैं। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, यूं ऊपर से अच्छा दिखता है, अंगुली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है। अंगूठा जमीन से घिसता है, और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर अंगुली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी अंगुली दिखती है पर पाँव सुरक्षित है। मेरी अंगुली ढकी हुई है, पर पंजा नीचे से घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो गए हैं। तो यहाँ वही बात कही है कि तुम दिखावे की प्रवृत्ति को नहीं जानते हैं, जबकि हम दिखावे की प्रवृत्ति पर कुर्बान हुए जा रहे हैं, अर्थात अपने आप को न्योछावर कर रहे हैं। तो यहाँ वह जूता भी उसी के लिए इंगित कर रहा है। कवि लेखक अपने स्वयं के लिए बता रहा है कि मेरा ऊपर से फटा हुआ जूता तो नहीं है, लेकिन तला फट गया है, जिसमें से क्या है कि अंगूठा जो है वो नीचे की मिट्टी से रगड़ खाकर लहूलुहान हो गया है। कहने से तात्पर्य है कि मैं स्वयं भी इस पर्दे पर कुर्बान हूँ, अर्थात दिखावे की ज़िंदगी अपना रहा हूँ। बाहर से तो ऐसा प्रतीत नहीं होता, लेकिन अंदर ही अंदर मैं भी इस प्रकार की चोटें खाकर दुखी हो गया हूँ। जबकि तुम इस प्रकार से दिखावे की प्रवृत्ति नहीं अपनाते हो,
जिस प्रकार से बाहर दिख रहे हो उसी प्रकार से अंदर हो, और फर्क यही है कि तुम अंदर से भी दुखी नहीं हो। जैसे अंदर दिखाई देते हो उसी प्रकार से बाहर भी दिखाई देते हो। तुम फटा जूता बड़े ठाठ से शान से पहने हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता, फोटो तो जिंदगी भर नहीं खिंचाऊं। कि तुम बड़े शान से ही फटे जूते पहन सकते हो, क्योंकि तुम जो है वो दिखावे की प्रवृत्ति नहीं अपनाते हो। जबकि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं इस संदर्भ में नहीं सोचते हो तुम। जबकि मैं ऐसा नहीं कर सकता, और फोटो तो मैं कभी भी ऐसे जूते पहनकर नहीं खिंचा सकता। चाहे कोई जीव चाहे कोई जीवनी बिना फोटो के ही छाप दे, कि चाहे कोई मेरी जीवनी बिना फोटो के ही छाप दे, लेकिन मैं इस प्रकार के फटे हुए जूते पहनकर अपनी जीवनी में फोटो चित्रित नहीं करवाऊंगा। तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। कि तुम्हारी ये व्यंग भरी मुस्कान मेरे हौसलों को हरा देती है। क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है ये? अर्थात यह मुस्कान कौन सी व्यंग को प्रदर्शित कर रही है, इस मुस्कान का मतलब क्या है? तो यहाँ उनके स्वयं के ही रचना उपन्यास का वर्णन किया गया है कि क्या होरी का गोदान हो गया है, गोदान अर्थात विवाह हो गया है। तो गोदान इनका उपन्यास भी है। कि क्या पूस की रात में नील गाय हल्कों का खेत चर गई है, जो तुम व्यंग कर रहे हो। तो यहाँ भी इनकी रचना ही प्रदर्शित की गई है, पूस की रात। क्या सुजान भगत का लड़का मर गया, क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते। तो यहाँ सुजान भगत का लड़का, ये भी इनकी रचना है। नहीं, मुझे लगता है माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया है। तो यहाँ भी इनकी रचना ही प्रदर्शित की गई है, कफन। वही मुस्कान मालूम होती है। तो ये अपनी रचनाओं के प्रेमचंद जी की रचनाओं के माध्यम से इनका व्यंग प्रदर्शित करना चाहते हैं। आगे बताया है कि मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ कैसे फट गया, यह है मेरी जनता के लेखक। तो ये उनके लिए विशेषण प्रयुक्त तो हुआ है, मेरे जनता के लेखक साहित्यकार। क्या बहुत चक्कर काटते रहे होंगे? क्या तुम बहुत ज़्यादा चक्कर काटते थे इसलिए तुम्हारा जूता फट गया है? क्या बनिया के तगादे से बचने के लिए मील 2 मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे हैं? कि क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए 1-2 मील का फालतू चक्कर लगाने से जूते फट गए हैं? चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। कि चक्कर लगाने से कभी भी जूता फटता नहीं है, जबकि घिस जाता है, अर्थात ऐसा तो संभव नहीं हुआ है। फिर एक उदाहरण दिया है कि कुम्मन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी जाने आने में घिस गया था। तो कुम्मन दास जो हैं वो अष्टछाप के कवि हैं, कृष्ण भक्त कवि, जो कि फतेहपुर सीकरी अकबर से मिलने के लिए आए थे। तो उसी संदर्भ में यहाँ वर्णन है। तो उसे बड़ा पछतावा हुआ। उसने कहा, आवत जात पन्हैया घिस गई, बिसर गयो हरि नाम। कि इन राजाओं के चक्कर लगाते लगाते मेरी जूतियाँ घिस गई हैं, और मैं हरि नाम को, प्रभु श्री कृष्ण के नाम को भूल रहा हूँ। तो ये कुम्मन दास ने वाक्य कहा था। और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था कि जिनके देखे दुख उपजत हैं, तिनको करबो परे सलाम। कि और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था कि इस प्रकार के जो लोग हैं उनके लिए कुम्मन दास जी ने वर्णन किया है कि जिनके देखे दुख उपजता है, कि जिनको देखकर दुख प्रकट होता है, तिनको करबो परे सलाम, कि उनको दूर से ही सलाम किया जाता है। चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं। जूता कैसे फट गया? मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहे हो। कोई चीज परत पर परत सदियों से जम गई है, उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया है। कोई टीला जो रास्ते में खड़ा हो गया है, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया है। तो यहाँ जूता और टीला या कोई सख्त चीज का प्रतीकार्थ किया गया है कि तुम कभी भी जीवन में संघर्ष से विमुख नहीं हुई हो, संघर्ष से
घबराए नहीं हो, कि तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयाँ आई हैं उन कठिनाइयों से निरंतर संघर्ष करते हुए, उनका सामना मुकाबला करते हुए आगे बढ़े हो। तो यहाँ टीला जो है वो जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ या बाधाओं का प्रतीक है, कि तुम टीले को ठोकर मारते हुए आगे बढ़े हो। कहने से तात्पर्य यह है कि जो लोग होते हैं वो टीले से रास्ता काट कर या अपनी मुसीबत समस्या को भूलकर या उनको छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन प्रेमचंद जी ने यहाँ जो है वो टीला अर्थात कठिनाई बाधा से सामना करते हुए उसको अपने रास्ते से हटाया है और उससे मुसीबत का समाधान करते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहे हैं। आगे परसाई जी कहते हैं कि तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे, कि उस टीले से बचकर भी निकल सकते थे, अर्थात तुम उस मुसीबत से या अपने जीवन में आने वाली बाधाओं से संघर्ष न करके, सामना न करके उससे बच भी तो सकते थे। टीलों से समझौता भी तो हो सकता था, मुसीबत या उन कठिनाइयों से समझौता भी हो सकता था। सभी नदियां पहाड़ थोड़े ही फोड़ती हैं, कोई रास्ता बदल कर घूम कर भी तो चली जाती हैं। कि सभी लोग ऐसे नहीं होते हैं जो इन कठिनाइयों से, इन बाधाओं से, इन विषम परिस्थितियों से सामना करते हैं, उनसे जूझ कर आगे बढ़ते हैं। अधिकांश लोग ऐसे होते हैं कि जो जीवन में आने वाली बाधाएं होती हैं, कठिनाइयाँ होती हैं, उनसे वो विमुख होकर, उनसे मुंह फेर कर और दूसरी तरफ रास्ता बना लेते हैं। तो ये नदियों के रूप में उनका उदाहरण दिया गया है, ऐसे लोगों का जो अपने जीवन में आने वाली बाधाओं से घबरा जाते हैं। तुम समझौता कर नहीं सके, क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी? अर्थात तुम्हारी भी वो कर्तव्य परायण की कमजोरी थी, वही नेम धर्म वाली कमजोरी, कि वही अपने आत्मविश्वास की, और अपने नेम धर्म से तात्पर्य है कि अपने धर्म के प्रति और अपने आत्मविश्वास के प्रति अडिग रहने वाली कमजोरी। नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी, कि उसी का भी बंधन वही था जो तुम्हारा है। मगर तुम जिस तरह मुस्करा रहे हो, मुझे लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। लेकिन तुम्हारे मुस्कान से ये ऐसा लगता है कि यह जो नेम धर्म है, तुम्हारे धर्म के प्रति आस्था और धर्म के अनुकूल व्यवहार और अपने आत्मविश्वास विश्वास की सुदृढ़ता से ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारे लिए ये बंधन नहीं है, तुम्हारे लिए तो ये मुक्ति का स्वरूप है। ये तुम्हारी यह पाँव की अंगुली मुझे संकेत करती सी लगती है, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ ही नहीं पाँव की उंगली से भी इशारा करते हो, कि जिसे तुम घृणा के योग्य समझते हो उसकी तरफ तुम हाथ की ही नहीं पाँव की उंगली से भी इशारा करते हो। तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया है? कि तुम अपने पाँव की उंगली से ही उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे जूता मारते मारते ठोकर मारते मारते तुमने अपने जूता फाड़ लिया है। अर्थात तुम उन्हीं की तरफ इशारा कर रही हो, उन बाधाओं, मुसीबतों, विषम परिस्थितियों की तरफ इशारा कर रहे हो, कि निरंतर संघर्ष करने से, सामना करने से बड़ी से बड़े टीला भी ढह जाता है, अर्थात मुसीबत या कठिनाई भी टल जाती है। आगे बताया है कि तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो, उन पर जो अंगुली छिपाए तलवा घिसाए चल रहे हैं। कि तुम मुझ पर और उन लोगों पर हंस रहे हो जो कि इस प्रकार से दिखावे की प्रवृत्ति अपना रहे हैं, उन पर जो टीलों को बरका कर बाजू से निकल जाते हैं, जो टीलों से बचकर बाजू से, बगल से निकल जाते हैं, कि उन लोगों पर तुम अपनी ये व्यंग मुस्कान बिखेर रहे हो, जो लोग विषम परिस्थितियों से, मुसीबतों से घबरा कर दूसरा रास्ता बना लेते हैं। तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया है, अर्थात मैंने तो इस प्रकार से संघर्ष करके अपना जो जीवन है वो संघर्ष में ही बना लिया है। मगर तुम उंगली को ढकने की चिंता में तलवे का नाश कर रहे हो। तुम सोचोगे चलोगे कैसे,
कि तुम्हें अपने बाहर के दिखावे की प्रवृत्ति को बचाने के लिए, अर्थात बाहर लोग क्या कहेंगे, किस प्रकार से कहेंगे, इस प्रकार से तुम दिखावा दिखाकर और तुम अपने आप का अंदर से नुकसान कर रहे हो, तो तुम जीवन कैसे यापन करोगे। मैं समझता हूँ, तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, अंगुली का इशारा भी समझता हूँ और तुम्हारी व्यंग मुस्कान भी समझता हूँ। तो यहाँ बताया गया है कि मैं तुम्हारा इस प्रकार से जूते का इशारा और अंगुली का इशारा समझ गया हूँ, तुम्हारी व्यंग मुस्कान को समझ गया हूँ। कहने से तात्पर्य है कि प्रेमचंद जी ये इंगित करना चाहते हैं कि अपना जो व्यवहार है वो दोगलेपन का, ये दिखावी प्रवृत्ति का, दिखावटीपन प्रवृत्ति का नहीं होना चाहिए। आपका जो जीवन होना चाहिए वो सदृश्य होना चाहिए, अर्थात जैसा अंदर है वैसा ही बाहर होना चाहिए, और अपने जीवन में दिखावटीपन नहीं होना चाहिए। जीवन में जो भी कठिनाइयाँ या बाधाएं आती हैं उनसे निरंतर संघर्ष करते रहना चाहिए और अपने जीवन में उच्च विचार रखने चाहिए। अपना जो जीवन है वो सादगी युक्त होना चाहिए। तो इस प्रकार से प्रेमचंद जी का ये जो सादगी युक्त जीवन हमने अध्ययन किया था, प्रेमचंद जी के फटे जूते, तो परसाई जी का ये जो अध्याय है ये व्याख्यान पूर्ण हो चुका है। अब अगले वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तर हल करते हैं। धन्यवाद।